नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों का विवेकानंद टेक्निकल क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत। इससे पहले जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स 15 आप लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं। ये 16वां पार्ट है। आप लोगों को सभी को पता है कि अभी राजस्थान में विद्युत विभाग में जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस के पोस्ट के नाम से वैकेंसी निकली है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे। वो क्वेश्चंस जो है मैं 100% आपको श्योर कहता हूँ, इन क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें और सफलता प्राप्त करें। मैं ओम सिंह राठौड़ आप लोगों से कई बार ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल चुका हूँ और कई लोग जो है इस मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते और पढ़ते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होती है। देखो, विद्युत में जो है लोड जो जोड़ा रहता है सप्लाई के साथ में, वो 2 सिस्टम से जोड़ा जाता है, सिंगल फेज और 3 फेज। 3 फेज में जो लोड कनेक्ट करने का तरीका है वो 2 तरीके हैं। पहला है स्टार संयोजन और कौन सा, स्टार संयोजन। दूसरा कौन सा होता है, डेल्टा संयोजन। कौन सा होता है, डेल्टा संयोजन। स्टार संयोजन कैसा होता है, किसी भी 3 फेज के लोड के एक एक सिरे को आपस में जोड़ देते हैं और फिर 3 फेज सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका कौन सा हो गया, स्टार संयोजन हो गया। कौन सा हो गया, स्टार संयोजन ऐसा होता है। जबकि डेल्टा संयोजन की बात करते हैं तो लोड कैसे कनेक्ट होता है, तीनों लोडों के एक एक सिरे को आपस में कनेक्ट करके जहां पर संधि बनी है तीनों सिरों की, वहां पर सप्लाई जोड़ दी जाती है। तो ये कौन सा हो गया, डेल्टा संयोजन हो गया। कौन सा संयोजन हो गया, डेल्टा संयोजन हो गया। यहां किसकी बात हो रही है, स्टार संयोजन की। ये कौन सा है, स्टार संयोजन। तो ये बिंदु जो है क्या कहलाता है, न्यूट्रल बिंदु। जहां पर तीनों लोड के एक एक सिरे कनेक्ट होते हैं वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल बिंदु कहलाता है। तो वहां से आप सिंगल फेज सप्लाई के लिए न्यूट्रल बिंदु भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोड जो है, ये 3 फेज का जो लोड है वो असंतुलित प्रकार का है, समान लोड नहीं है। तो उस समय इस न्यूट्रल चालक में जो है धारा का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो वैसे अगर मैं आपको बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए कि तीनों फेजों का अगर लोड संतुलित है तो न्यूट्रल चालक में धारा का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, कोई धारा नहीं रहती है। अगर लोड बैलेंस्ड है तो, संतुलित है तो। पर यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भार कैसा है, असंतुलित प्रकार का है। किस प्रकार का है, असंतुलित प्रकार का है। तो उस समय इस चालक में धारा कितनी होगी, तो देखिए ऑप्शंस, कोई धारा नहीं होगी, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि कोई धारा तो तब नहीं होती है जब तीनों फेजों का लोड संतुलित हो, उस समय नहीं होती। तो ये ऑप्शंस नहीं है। दूसरा देखिए, तीनों कलाओं के धारा के बीज योग के, नहीं, केवल 2 कलाओं के बीज योग के, नहीं, 3 कलाओं में से किसी में सबसे कम धाराओं की तुलना में से इन तीनों फेजों की जो धाराएं हैं, अगर आप एमीटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, धारा मापने के लिए कौन सा मीटर काम में लगता है, एमीटर। अगर एमीटर लगाते हैं तो इन तीनों फेजों में से जो सबसे कम धारा जिस फेज में, उससे भी कम धारा जो है न्यूट्रल चालक में रहेगी। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, तीनों कलाओं में से किसी में सबसे कम धाराओं की तुलना में सबसे कम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि स्थानीय क्रिया दोष होता क्या है। स्थानीय क्रिया दोष होता क्या है, एक्चुअल में जो है सेल बनाने के लिए जनरली जो है जस्ते का इलेक्ट्रोड प्रयोग में लिया जाता है। किसका, जस्ते का इलेक्ट्रोड प्रयोग में लिया जाता है। और जस्ता एक ऐसी धातु है जो कभी शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती नहीं है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती नहीं है। उसमें लोहा है, कार्बन है, शीशे जैसी अशुद्धियां प्राप्त होती है। क्या होती है, लोहे जैसी, लोहा, कार्बन व शीशा नामक अशुद्धियां मिली होती है। जिससे क्या होता है,
ये आपका मान लीजिए सेल है, ये जस्ते का एनोड था। अब इसी में जो है क्या है, आपका शीशा है, कार्बन है। तो इसमें कार्बन जो है एनोड का काम करने लग जाता है और जस्ता जो है कैथोड का काम करता है, और इलेक्ट्रोलाइट आपका गंधक का अम्ल है ही। तो ये जो है यहाँ पर छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, जस्ता, कार्बन और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर सेल बन जाता है, और वहां पर लोकल धाराएं प्रवाहित होने लग जाती है इसी जस्ते के अंदर ही, जिससे धारा का अपव्यय होता है, ऊर्जा का अपव्यय होता है। इस दोष को जो है क्या कहते हैं, स्थानीय क्रिया, लोकल एक्शन फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय क्रिया दोष बोलते हैं। तो इस स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाएगा, ऑप्शंस देखें, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके। ये किसी दोष का निवारण नहीं है। अगर एक सेल की तुलना में आपको अधिक वोल्टता की आवश्यकता है, एक सेल की तुलना में आपको अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोष का निवारण नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। विदुर्वक रंजक का उपयोग करके। तो अब जो है आपके सामने मन में क्वेश्चन उठता है कि विदुर्वक क्या होता है, विदुर्वक क्या होता है। तो सेलों में जो है एक दोष होता है ध्रुवण दोष। क्या होता है, ध्रुवण दोष। ध्रुवण दोष में क्या होता है, एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले एकत्रित होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रोक देता है। इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों को हटाने के लिए जो पदार्थ रखा जाता है उसे विदुर्वक रंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विदुर्वक रंजक कहते हैं। अब जो है सेलों के समान, तो ये तो हो गया किसका, विदुर्वक रंजक किसका दोष का निवारण हो गया, ध्रुवण दोष के लिए। यहां किसका पूछा है, स्थानीय क्रिया दोष के लिए, तो ये भी नहीं होगा। सी, सेलों को समानांतर में संयोजित करके, सेलों को समानांतर में संयोजित किसी दोष के निवारण के लिए नहीं करते हैं। यदि एक सेल द्वारा दी गई धारा से आपको अधिक धारा की आवश्यकता है, तो सेलों को समानांतर में संयोजित किया, तो ये भी नहीं होगा। तो जस्ता प्लेट का अम्लगम करके, तो क्या करते हैं, अब ये देखें अम्लगम क्या होता है, जस्ते की प्लेट के ऊपर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। जस्ते की प्लेट के ऊपर पारे की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, जस्ते की प्लेट में जितने भी ये चीजें अशुद्धि के रूप में मिली हुई है, इनको वो इलेक्ट्रोलाइट से क्रिया नहीं करने देता, सिर्फ जस्ते को ही क्रिया करने देता है। जस्ते की प्लेट के ऊपर पारे की परत चढ़ाने को अम्लगम कहते हैं। तो स्थानीय क्रिया दोष में भी यही किया जाता है, जस्ते की प्लेट के ऊपर पारे की परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी, जस्ते की प्लेट के ऊपर अम्लगम करके। स्थानीय वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट का अम्लगम करके। अगला क्वेश्चन देखें, 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो पहले इसको समझे अपन कि शक्ति मापन की कौन कौन सी विधियां जो है उपयोग में लाई जा सकती है। अगर 3 फेज का लोड है तो 1 वाटमीटर विधि, शक्ति मापन के लिए 1 वाटमीटर विधि, कौन सी, 1 वाटमीटर विधि, 2 वाटमीटर विधि और 3 वाटमीटर विधि। 1 वाटमीटर विधि में वाटमीटर को एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जोड़ दिया जाता है, और कुल शक्ति प्राप्त करने के लिए उस वाटमीटर के पाठ्यांक को 3 से गुणा कर देते हैं। कितने से, 3 से। 3 इंटू वाटमीटर का पाठ्यांक, क्या, 3 इंटू वाटमीटर का पाठ्यांक। पर इसमें शर्त यह है कि लोड जो है संतुलित प्रकार का होना चाहिए। जो इस फेज में जितना लोड है बाकी के 2 फेजों में भी उतना ही लोड होना चाहिए। दूसरा जो है 2 वाटमीटर विधि, क्या है, 2 वाटमीटर विधि। 2 वाटमीटर विधि में न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाटमीटर को की दाब कुंडल को 2 फेजों के बीच में और दूसरे वाटमीटर की दाब कुंडल को 2 फेजों के बीच में जोड़ दिया जाता है। इसमें कुल पावर जो है, कुल पावर WT W1 प्लस W2 हो जाएगा। इसमें जो है W3 इंटू W1 हो जाता है। इसमें लोड चाहे बैलेंस प्रकार का हो चाहे अनबैलेंस प्रकार, दोनों किसी प्रकार का हो सकता है। तीसरा जो है 3 वाटमीटर विधि में तीनों फेजों में
3 वाट मीटर जोड़ दिए जाते हैं और एक न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है। इसमें कुल पावर जो है WT बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। ये तो है पावर मापने की विधियां। अब वो बोल रहा है कि 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, तो अब ये देखें, इसको ध्यान से सुनना। अगर पावर फैक्टर का मान जो है, पावर फैक्टर का मान 1 है तो दोनों वाट मीटरों के पाठ्यांक समान होंगे, W1 बराबर W2 होगा। अगर पावर फैक्टर का मान 1 से कम व 0.5 से अधिक है तो 1 वाट मीटर ज्यादा रीडिंग देगा और दूसरा वाट मीटर कम रीडिंग देगा। जैसे जैसे पावर फैक्टर का मान 1 से कम होता जाएगा 1 वाट मीटर का पाठ्यांक कम होता जाएगा। जैसे पावर फैक्टर का मान 0.5 आता है, जैसे 1 वाट मीटर का पाठ्यांक पावर फैक्टर का मान 0.5 आता है, 1 वाट मीटर का पाठ्यांक W2 का मान जो है 0 हो जाएगा। सिर्फ 1 वाट मीटर ही पाठ्यांक देगा, 1 वाट मीटर ही पाठ्यांक देगा। अगर पावर फैक्टर का मान जो है 0.5 से कम होता है, 0.5 से कम होता है तो जिस वाट मीटर ने 0 पाठ्यांक दिए थे वो ऋणात्मक पाठ्यांक देना शुरू कर देता है, वो ऋणात्मक पाठ्यांक देना शुरू कर देता है। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा, इकाई नहीं होगा, 0.5 से कम होगा, 0.5 से कम होगा। उस दोष का अगला क्वेश्चन देखें, उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द्वितीयक सेलों में प्लेटें मुड़ जाती है। तो प्लेटें कैसे मुड़ जाती है, यदि बैटरी को सेल को बहुत अधिक वोल्टेज या धारा के साथ में या अधिक लोड जोड़ देते हैं, हाई रेट पर चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो प्लेटें मुड़ जाती है। और प्लेटें मुड़ने के दोष को क्या कहते हैं, बकलिंग दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, बकलिंग दोष कहते हैं। स्थानीय क्रिया नहीं होगा, आंशिक लघुपतन नहीं होगा, कठोर सुपरपोजिशन नहीं होगा, क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है। ओम मीटर में जनरली 2 सिरे होते हैं पर अच्छी किस्म के, अच्छी क्वालिटी के अच्छे पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए 3 सिरे वाला मेगा ओम मीटर उपयोग में लाया जाता है। तो इससे क्या होता है, देखिए, उच्च ओमिक मान प्राप्त करने के लिए नहीं, अतिरिक्त वोल्टेज जमीन में पास करने के लिए नहीं, अतिरिक्त धारा जमीन में डालने हेतु नहीं, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए अगर 2 टर्मिनल वाला वाट ये आपका मेगा ओम मीटर है तो पाठ्यांक लेते समय फाइनल पाठ्यांक के आसपास वो उसका डायल जो है घूमता रहता है, पाठ्यांक प्राप्त नहीं होता, दोलन करता है। अगर दोलन रहित पाठ्यांक प्राप्त करना है तो उसके लिए 3 टर्मिनल वाला मेगा ओम मीटर पाठ्यांक काम में लिया जाता है। धन्यवाद। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।